मिश्रा आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज़ादी के 75 वर्ष और अमृत महोत्सव के इस अवसर पर स्वतंत्रता आंदोलन की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं साइमन कमीशन और उसके बाद की कुछ घटनाओं पर। जैसा कि हम जानते हैं, साइमन कमीशन का गठन इसलिए हुआ था कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो बदलाव लाए गए थे भारतीय शासन व्यवस्था में, उसमें एक बदलाव था प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ। तो इन सब चीजों के अध्ययन के लिए यह वादा किया गया था कि हर एक 10 साल में एक आयोग गठित किया जाएगा, और साइमन आयोग जो था या साइमन कमीशन जो था वो उसी का परिणाम था। तो साइमन कमीशन जो है उसका गठन हुआ नवंबर 1927 में, और वो भारत पहुंचा 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन को साइमन कमीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि साइमन जो है उस कमीशन के प्रमुख थे। अब जब 28 में वो साइमन कमीशन बंबई पहुंचा तो उसका भारी विरोध शुरू हुआ। भारी विरोध इसलिए शुरू हुआ कि उस आयोग में जो भी लोग थे, जो भी उसमें बातचीत कर रहे थे या जो भी रिपोर्ट दे रहे थे, वो सब जो थे वो ब्रिटिश लोग थे, और इसीलिए साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन करके विरोध भी किया गया। तो उसका भारी विरोध हुआ, जगह जगह विरोध किया गया। लाहौर में लाला लाजपत राय ने, भारत के अंदर बहुत सारे लोगों ने साइमन कमीशन का, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, लगभग पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध किया गया कि ये जो कमीशन है ये हमारे हित में नहीं है और इसकी कोई भी बात हमारे हित में नहीं है। इसी बीच देखिए क्या होता है कि दिसंबर 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे होते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, और उस सम्मेलन में, उस कांग्रेस के अधिवेशन में एक बहुत अच्छा निर्णय निकल के आता है कि अब हमारी जो डिमांड है वो पूर्ण स्वराज की होगी और स्वाधीनता दिवस मनाने की होगी। और वो स्वाधीनता दिवस मनाने का जो निर्णय लिया गया था वो निर्णय था 26 जनवरी 1930 को। तो यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, और उसी अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि हम 26 जनवरी 1930 को जो है पहली स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, पूर्ण स्वराज का दिवस मनाएंगे। यहां पर ये 26 जनवरी का दिन बहुत ही याद रखने योग्य है और ये स्वर्णिम दिन है। और इसी 26 जनवरी को बाद में 26 जनवरी 1950 जो हम जानते हैं भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने का ये जो दिन है 26 जनवरी को यादगार बनाने का एक अवसर मिला। और जब संविधान हमारा पूरी तरह से लागू हुआ तो वो दिन 26 जनवरी ही रखा गया। तो उसके पीछे का कारण ये है कि हम 26 जनवरी 1930 को पहली स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय ले चुके थे, जो कि रावी नदी के किनारे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी ने इरविन और रेमजे मैकडॉनल्ड के सामने, रेमजे मैकडॉनल्ड उस समय जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और इरविन भारत के जो है वायसराय थे, इनके सामने एक शर्त रखी, एक चुनौती रखी। उन्होंने कहा कि हमारी जो है 11 मांगे हैं, अगर इन 11 मांगों को आप नहीं मानते हैं तो हम एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। तो उसको बोला जाता है 11 सूत्री मांग, 11 पॉइंट डिमांड, जो कि 31 जनवरी 1930 को रखा गया। अब भाई वो इरविन और रेमजे मैकडॉनल्ड को गांधी जी के इन डिमांड से कोई मतलब ही नहीं था, उन्होंने डिमांड को माना भी नहीं। डिमांड बहुत सिंपल था। डिमांड में जो है उन्होंने मांग रखी थी कि भाई जितनी भी शराब की दुकानें हैं, जो मादक पदार्थों की दुकानें, उसके सामने हमें जो है उसका विरोध करने के लिए हमें जो है शांतिपूर्ण धरना देने की इजाजत दे दी जाए। जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको नमक बनाने की स्वीकृति दे दी जाए। जो एक्सचेंज रेट है, जो पाउंड का और भारत के रुपए का, उसमें जो है बदलाव किया जाए। हमारे स्वदेशी जो कपड़े हैं, वस्त्र हैं, उनको बढ़ावा देने का हमको अवसर दिया जाए। ऐसे ही बहुत सी डिमांड थी उसमें। तो 11 सूत्री मांग कहते हैं जो गांधी जी ने रखी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब ध्यान नहीं दिया गया तो गांधी जी ने एक नई चीज, नया आंदोलन, जो बहुत जबरदस्त आंदोलन था,
सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। और यह शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने इसकी शुरुआत की साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से जो है उन्होंने दांडी तक की यात्रा की। लगभग 24 दिन की यात्रा थी। 6 अप्रैल 1930 को वो पहुंच गए दांडी, और उनके साथ जब उन्होंने यात्रा शुरू की तो केवल 78 लोग थे। यात्रा शुरू करते समय गांधी जी के साथ साबरमती से केवल 78 लोग थे। उन 78 लोगों में एक ब्रिटिश जो थे वो भी थे, जिनका नाम था वेब मिलर। ये ब्रिटिश पत्रकार भी थे, तो ये वेब मिलर भी उनके साथ थे, जिन्होंने इस पूरी घटना का बहुत अच्छा जिक्र भी किया है। तो अब देखिए, गांधी जी ने जब ये दांडी यात्रा की और लगभग 24 दिनों की पैदल यात्रा के बाद जब 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचे, तो इस बीच पूरे देश में एक बहुत शानदार माहौल बना। अलग अलग जगहों पर ब्रिटिश सरकार का विरोध होने लगा। अब भाई हर जगह तो समुद्र हो नहीं सकता, हर जगह नमक कानून को तोड़ा नहीं जा सकता, तो अलग अलग तरीकों से विरोध हुआ। जैसे कि भारत के जो मध्य वाला क्षेत्र था, मालवा का क्षेत्र हो गया, मध्य प्रदेश जिसको हम कह सकते हैं आज की डेट में, तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो है ये वन सत्याग्रह के रूप में हुआ है ना। मतलब जो वन में रहने वाले लोग थे तो उन्होंने वन कानून को तोड़ा, मतलब फॉरेस्ट का जो कानून था उसको हम नहीं मानेंगे। नॉर्थ वेस्टर्न प्रांत जो था, उत्तरी पश्चिमी प्रांत था, वहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन बनाया, और वहां पर भी जो है ब्रिटिश सरकार का विरोध किया गया। तो इन सब विरोधों और संघर्ष के कारण ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा, और अंततः 5 मार्च 1931 को इरविन ने गांधी जी को आमंत्रित किया कि आइए हम लोग एक समझौता करते हैं, और उसी समझौते को कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। ये जो समझौता एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर हुआ था। इसमें गांधी जी ने भी अपनी तरफ से कई डिमांड रखी, कई मांगे रखी, जिसमें ये डिमांड वही डिमांड था कि भाई कहा गया कि भाई आप जो है हमें जो है शांतिपूर्ण रूप से धरना करने की इजाजत दीजिए। कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं उन लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, जो शांतिपूर्ण धरने के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे थे, उन्हें आपने जेल में बंद करके रखा, उनको आप छोड़ दीजिए। जो हमारी संपत्ति वगैरह आपने कब्जा कर रखा है वो हमें वापस कर दीजिए। ये सब समझौता। उधर से इरविन ने बोला तो ठीक है, आप जो अपना ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे हैं उसको आप रोक दीजिए। तो इस तरह से इसी समझौते को कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। और अच्छा, उस समझौते में एक महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि इरविन ने बोला कि ठीक है, अभी देखिए इंग्लैंड में लंदन में जो है प्रधानमंत्री के साथ जो है गोलमेज सम्मेलन चल रहा है, तो कांग्रेस के प्रतिनिधियों को उस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना पड़ेगा। तो पहला गोलमेज सम्मेलन तो पहले ही हो गया था, अब बचा था दूसरा और तीसरा। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए गांधी जी को मना लिया गया। उनको बोला गया भाई आप जो है सेकंड गोलमेज सम्मेलन में जाइए और वहां पर बातचीत कीजिए, आपकी डिमांड रखिए, हो सकता है आपका सॉल्व हो जाए। और गांधी जी वादे के मुताबिक गए भी। हाँ, लेकिन यहां पर एक बात जरूर कहना होगा कि ये जो गांधी इरविन समझौता था, इसको लेकर थोड़ा विवाद भी उठा, क्योंकि इस समझौते के तहत गांधी जी अगर चाहते तो हो सकता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को जो है रोका जा सकता है। ऐसा उस समय युवा क्रांतिकारियों की सोच थी, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाया, क्योंकि गांधी जी का जो भी डिमांड होता था वो अहिंसा के दायरे में होता था। तो वो जो भी कारण रहा हो, परंतु वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी के फंदे से बचा नहीं सके, और इसी कारण से गांधी जी की थोड़ी आलोचना भी उस समय शुरू हो गई थी। अब जब गांधी जी इंग्लैंड पहुंचे तो उनका एक जहाज जो गया उसका नाम था एसएस राजपुताना। 12 सितंबर 1931 को जो है गांधी जी जो है इंग्लैंड पहुंच गए। वहां पर उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भागीदारी की। वहां पर और भी भारत की तरफ से प्रतिनिधि मौजूद थे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के। अस्पृश्य जातियों की तरफ से जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी वहां मौजूद थे। अब वहां पर जब डिमांड रखी गई तो अंबेडकर जी ने एक डिमांड रखी कि जैसे मुसलमानों के लिए और सिखों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई है, या मुसलमानों, खासकर मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, वैसे ही पृथक निर्वाचन की व्यवस्था
जो अस्पृश्य जातियां हैं, जो अनटचेबल कास्ट हैं, उनके लिए भी की जाए। अब ये जो डिमांड थी, इसको तो भाई स्वाभाविक रूप से ब्रिटिश जो लोग थे, जो हमारे ऊपर जो शासन कर रहे थे, उन्होंने इसे बिल्कुल हाथों हाथ लिया। ये तो बहुत अच्छी डिमांड है, क्योंकि यही वो अवसर था जब भारतीय आंदोलन को, राष्ट्रीय आंदोलन को वो तोड़ सकते थे। और गांधी जी इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि ये एक चाल है कि अगर, देखिए, मुस्लिम तो ऑलरेडी टूट चुके थे, जो ईसाई थे, ईसाई कम्युनिटी, वो भी हमसे अलग ही उनका चल रहा था, सिखों को भी वो लगभग अलग अलग करने की कोशिश कर रहे थे। अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अस्पृश्य जातियों को भी अलग कर लिया गया तो भारत कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय एकता बनी नहीं पाएगी और आंदोलन कमजोर हो जाएगा। गांधी जी ने उसे तत्काल विरोध किया और उसके बाद वो जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, उसी को बीच में छोड़ते हुए वापस आ गए। जब वो वापस आ गए तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम खाली हाथ जरूर लौटे हैं, लेकिन हमने अपने देश को बट्टा नहीं लगने दिया, यानी हमारे देश में जो एकजुटता है उसको हमने कमजोर नहीं पड़ने दी। अब जब भारत आ गए वो, लेकिन वो ब्रिटिश मानने वाले कहां थे? वहीं पर रैमजी मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को एक घोषणा कर दी, उसको बोलते हैं सांप्रदायिक निर्णय, कम्युनल डिक्लेरेशन, सांप्रदायिक निर्णय। और उस घोषणा में क्या किया उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों को तो हम पृथक निर्वाचन की वो दे ही रहे सुविधा, अब हम अस्पृश्य जातियों को भी ये सुविधा देने के लिए तैयार हैं। और ये जो घोषणा होते ही गांधी जी और नाराज हो गए। उस समय क्या था कि वो यरवदा जेल में ऑलरेडी थे, यरवदा जेल में उन्हें रखा गया था, है ना, बंद करके। तो गांधी जी ने वहीं पे आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन शुरू कर दिया, बहुत स्थिति उनकी खराब हो गई। अंततः हुआ ये कि भीमराव अंबेडकर जी को समझौता करना पड़ा गांधी जी के साथ। और 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक जो समझौता हुआ, उसे ही कहते हैं पूना पैक्ट। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी के बीच जो समझौता हुआ, उसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत अंबेडकर जी ने पृथक निर्वाचन की मांग को त्याग दिया और संयुक्त निर्वाचन की मांग को अपना लिया। संयुक्त निर्वाचन का मतलब यह है कि जो अस्पृश्य जातियां हैं उनके लिए जो है स्थान सुरक्षित कर दिए जाएंगे, और स्थान सुरक्षित कर दिए जाएंगे, और जो प्रतिनिधि उनके चुने जाएंगे उनको सभी समुदाय के लोग उन्हें जो है चुनेंगे, सभी मिलजुल कर उन्हें चुनेंगे। ऐसा जो है उन्होंने ये जो है प्रस्ताव को मान लिया, और इस तरह से भारतीय समाज को विघटित होने से गांधी जी ने रोक दिया। तो इस तरह से हम कहेंगे कि गांधी जी जो है उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का जो कोऑर्डिनेशन किया, समन्वय किया, वो बहुत शानदार था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी कंट्रीब्यूशन हमें मानना पड़ेगा कि उस समय की परिस्थितियों को समझते हुए उन्होंने पूना पैक्ट को स्वीकार कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने इसके बाद हरिजनों के लिए काफी सारे काम किए। उन्होंने छुआछूत विरोधी लीग नामक एक संस्था भी बनाई। 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया। और इस तरह से अब उनको ये अच्छी तरह समझ में आ गया कि भारतीय समाज जो विघटित अगर हो जाएगा तो स्वतंत्रता जो है हम हासिल कर नहीं पाएंगे, इसलिए सबको एकजुट करने का प्रयास वो करने लगे। 1906 में इस तरफ मुस्लिम लीग गठित हो गया। अब मुस्लिम लीग गठित होने के बाद जो है भारतीय समाज में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दूरी बढ़ती चली गई, और 23 मार्च 1940 को एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरू कर दी। और इस तरह से एक भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें मुस्लिम लीग का जो बर्ताव था, या मुस्लिम लीग जिस तरह से गतिविधि कर रही थी, उससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर असर पड़ रहा था, कमजोर पड़ रहा था आंदोलन। उसके बावजूद भी 1942 में जाते जाते एक क्रिप्स प्रस्ताव आया, यानी क्रिप्स के नेतृत्व में एक प्रपोजल आया। और उस समय जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। उस क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से ये कहा गया, बेसिकली उसका मकसद ये था कि भारतीय लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन में जो प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे थे उनको रोकना, और इसके लिए एक क्रिप्स प्रस्ताव आया। क्रिप्स प्रस्ताव का मकसद ये था कि
वो कह रहे थे कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम एक भारतीय संघ बना देंगे, भारतीय संघ बना करके उन्हें एक उपनिवेश का दर्जा दे देंगे और इस तरह से हम भारत को धीरे धीरे जो है उनको स्वतंत्र करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम अभी वादा नहीं कर सकते क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है। तो इसी कारण से गांधी जी ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को कहा कि वाह भाई, हमें तो स्वतंत्रता चाहिए और आप एक ऐसी चीज दे रहे हो जिसका भरोसा नहीं है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है, गांधी जी ने इसे कहा क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक, और नेहरू जी ने कहा कि भाई ये तो एक ऐसा चेक है, उस बैंक का चेक है जिसका बैंक ही नष्ट होने वाला है। और इस तरह से गांधी जी और नेहरू जी ने मिल करके और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस दौर में जो प्रयास किए उससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत गति मिली। अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन और उसके आगे की घटनाओं पर। धन्यवाद।